हेलो गाइस, वेलकम टू क्रैक बीपीएससी। बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग में आज मैं पॉलिटी का एक टॉपिक पीआरआई डेट इज पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को डील करूंगा। पीआरआई में हम लोग डील करने वाले हैं सिग्निफिकेंस, चैलेंजेस एंड स्टेप्स टू बी टेकन। ओके, तीन चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है आपके लिए। इंट्रोडक्शन की अगर आप बात करो तो देखो, ऑलरेडी मैंने जो लेक्चर्स लिए हुए हैं पॉलिटी से रिलेटेड, उसमें मैंने आपको बताया था कि पॉलिटी के अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो उसमें आप जितना कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र कर सको आप करिए, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स का जिक्र कर सको तो आप करिए। ओके, तो चलिए इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखेंगे। ओके, तो इंट्रोडक्शन किस तरीके से होना चाहिए। सबसे पहले मैं एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी देना चाहूंगा पीआरआईज का। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में अगर आप देखो तो ये आप बोल सकते हो कि पीआरआईज एज यूनिट्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट हैव बीन इन एग्जिस्टेंस इन इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम इन वन फॉर्म और अनदर। ओके, लॉन्ग टाइम में जैसे कि अगर मैं वैदिक एज की बात करूं, ओके, तो वैदिक एज में आप बात कर सकते हो सभा, समिति, विधाता, ये हुआ करते थे ना वैदिक एज में। इसी तरह से मेडिवल टाइम की आप बात कर सकते हो, देन आप मॉडर्न टाइम की बात कर सकते हो, ब्रिटिश एरा की बात कर सकते हो। उस टाइम भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस थे। ओके, तो फॉर्म क्या है उसका बस थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिफर कर रहा है। ऑलराइट, तो अभी के फॉर्म की हम लोग बात करेंगे, अभी कैसा कुछ है। ओके, अब यहां पे बात करेंगे। हाउएवर इट वॉज ओनली 1992, ये 1992 की बात है, दैट इट वॉज ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। ये देखो, इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पीआरआईज को नहीं मिली थी एज द थर्ड लेवल ऑफ इंडियाज फेडरल डेमोक्रेसी। देखो, अब मैंने आपको फेडरल स्ट्रक्चर बताया था। फेडरल स्ट्रक्चर में डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर को मैंने आपको एक ट्राइंगल बना करके भी ऑलरेडी आपको बता रखा है कि इस तरीके का आप ट्राइंगल बनाते हो। ओके, और ये देखो तीन टीयर आप बताते हो। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाला जो टीयर होता है वो सेंटर का टीयर होता है, सेकंड वाला ये आपका स्टेट होता है, और थर्ड आपका क्या होती है, ये होती है आपकी लोकल बॉडीज। ओके, तो इन तीन टीयर की बात कर रहे हैं। तो यहां पे वही बात करी गई है कि ये जो है आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये थर्ड टीयर की तरह आपका वर्क कर रहा है। ओके, फेडरल सिस्टम की अगर बात करो, ठीक है, यहां पे आप डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस की बात कर सकते हो, फॉर्मल प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस थ्रू 73rd अमेंडमेंट एक्ट। ओके, तो यहां पे आपने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन यहां पे आपने दे दिया। इसके साथ आप एक और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करोगे, द एक्ट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल शेप एंड टीथ टू आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 40 जो कि डीपीएसपी में आता है, वो भी बात करता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की। ओके, तो उसको हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया था थ्रू 73rd अमेंडमेंट एक्ट में। ओके, तो बस यहां तक हमने क्या किया, एक ओवरव्यू ले लिया, इंट्रोडक्शन बता दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने बॉडी पार्ट पे चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ है हमारे लिए। बॉडी पार्ट की अगर आप बात करो तो ये देखिए, बॉडी पार्ट में क्या है। बॉडी पार्ट में आप सबसे पहले सिग्निफिकेंस की बात कर लीजिए, सिग्निफिकेंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। यहां पे तीन सिग्निफिकेंस की बात करी गई है। एक तो है प्रमोट डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन, सेकेंड इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट प्लानिंग, एंड थर्ड वन इज एंश्योर गुड गवर्नेंस। ओके, तो तीन हमारे मतलब सिग्निफिकेंट्स हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के। तो वन बाय वन हम लोग क्या करते हैं, इनको देख लेते हैं। तो फर्स्ट की अगर आप बात करें, टू प्रमोट डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन, तो उसमें आप देखिए, उसमें आप बात करोगे 3 लेवल ऑफ पंचायती राज गवर्नमेंट की बात करोगे। तो 3 लेवल कौन कौन से हैं, 3 लेवल की आप बात करो तो ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल, ठीक है, ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे है, ब्लॉक पंचायत और पंचायती समिति एट द इंटरमीडिएट लेवल। ओके, और थर्ड आप बात करोगे जिला पंचायत एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ओके, तो इस तरीके से आपने क्या किया कि विद इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन यहां पे 3 लेवल्स हैं। ओके, तो 3 लेवल की बात आपने यहां पे करी। ओके, उसके साथ आप बात करोगे
कि प्रमोट करने के लिए, यानी कॉपरेशन अमोंग पीपल, इसकी आप बात करोगे, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन की बात करोगे। ओके, तो पीआरआईज मतलब क्या करता है, वो इंक्रीज करता है कॉपरेशन अमोंग पीपल, पीपल एक दूसरे से कॉपरेट करते हैं। ओके, ये बात करता है डिसेंट्रलाइजेशन की। देखो, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या फर्क होता है। सेंट्रलाइजेशन मींस सारी पावर सेंटर के पास आ जाए। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि फ्रॉम द लोअर लेवल टू अपर लेवल आपके पावर्स क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। ओके, उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, तो पीआरआई का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष आप देखो तो ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ही है। ओके, तो चलो फर्स्ट आपने सिग्निफिकेंस देख लिया, हम लोग अब क्या करेंगे, सेकेंड सिग्निफिकेंस को देखते हैं। सेकेंड इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट प्लानिंग। देखते हैं कि एफिशिएंट प्लानिंग के बारे में क्या है। यहां पे देखो, यहां पे आप बात करी गई है कि अराउंड 2.5 लाख ग्राम पंचायत आर देयर इन द कंट्री। ओके, और उनको ग्राम पंचायत क्या प्रोवाइड कर रही है। देखो, उनको ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं और लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना योगदान दे रही हैं। ओके, तो उसकी बात करी गई है। अब अगर हम ग्राम सभा की बात करें, ओके, तो ग्राम सभा डिस्कसेज द डेवलपमेंट वर्क प्लान्स ऑफ द ग्राम पंचायत कॉल्ड ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। ओके, एंड द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एग्जीक्यूट द प्लान। ओके, जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, यानी मुखिया जो भी हैं, ओके, सरपंच जो भी हैं, वो क्या करेंगे, उस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। इसकी बात करी गई है। ओके, और फॉर्मुलेशन ऑफ जीपीडीपी, देखो यहां पे फुल फॉर्म लिखा हुआ है, इंप्रूव्स एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सर्विसेज। ओके, यानी ग्रास रूट लेवल पे आपको प्रॉब्लम्स पता चलेंगी और एफिशिएंसी ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ओके, यानी जो भी प्लानिंग होगी, इंप्लीमेंटेशन होगा, उसका आपको ग्राउंड लेवल पे उसका असर दिखेगा, यानी इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। ओके, तो इसकी बात करी गई, ये इसके सिग्निफिकेंस है। थर्ड की अगर बात करें तो ये है एंश्योर गुड गवर्नेंस। ओके, गुड गवर्नेंस यानी देखो कंसेंसस ओरिएंटेड एंड पार्टिसिपेशन। ये देखो, गुड गवर्नेंस के दो पिलर होते हैं, एक तो है कंसेंसस और दूसरा होता है पार्टिसिपेशन। आर टू इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पीआरआई हेल्प्स इन एंश्योरिंग बोथ दिस पिलर्स। ओके, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ये दोनों चीजें आपको क्या करता है, एंश्योर करवाता है। ओके, जैसे कि आप एग्जांपल भी दे सकते हो कि ग्राम सभा इज अ चैनल टू इंक्लूड द लेस प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ओके, देखो, लेस प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड एंश्योर देयर पार्टिसिपेशन इन द विलेज लेवल गवर्नेंस वेयर इन दे कैन एडवोकेट देयर डेवलपमेंटल एस्पिरेशंस। ओके, तो ये बात करी गई है। तो यानी इसके थ्रू होता क्या है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के थ्रू होता क्या है, यानी आप देखोगे कि इवन लेस प्रिविलेज्ड क्लास के सोसाइटी जो भी है ना, तो वो भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन यहां पे पाते हैं। आपने देखा होगा कि ग्राम लेवल पे जब चुनाव होता है तो उसमें एरिया वाइज कुछ रिजर्वेशन होता है कि यहां पे ये पर्सन, यहां पे ये पर्सन, ठीक है, वो रिप्रेजेंटेटिव बन पाएगा। ओके ना, कुछ जगह विमेन के लिए रिजर्व्ड होता है, कुछ जगह रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड होता है। तो इससे क्या होगा, इससे होता यह है कि गवर्नेंस बहुत अच्छा हो पाता है, यानी इंक्लूसिव गवर्नेंस की यहां पे हम बात करते हैं। ओके, चलिए देखिए, दिस बॉटम अप अप्रोच इज मेंट टू रिफ्लेक्ट द नीड्स ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स। ओके, तो यही बात, ये बॉटम अप अप्रोच है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया यहां पे कि ये नीचे से ऊपर की बात कर रहा है। ओके, प्लानिंग नीचे से होगी और फिर ऊपर तक वही फीडबैक मैकेनिज्म जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग क्या होगी, स्कीम्स आएंगी। ओके, तो इसकी बात कर ली गई, इसको बोलते हैं गुड गवर्नेंस। ऑलराइट, तो आई होप इसको आप समझ गए। अब आ जाते हैं चैलेंजेस के बारे में, जिससे मतलब काफी सवाल जनरली पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि चैलेंजेस में क्या बात करेंगे हम लोग। चैलेंजेस की अगर आप बात करो तो यहां पे आप बात करिए 3F की। 3F मींस क्या, 3F मींस 1 इज फंक्शन, सेकेंड इज फंक्शनरीज एंड थर्ड इज फंड्स।
इस तरीके से आपको क्या करना है, आंसर राइटिंग करनी है 3F के फॉर्म में। ओके, याद रखना आप हमेशा, ये लोकल गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल बहुत ही बड़ा ट्रिक है कि इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं 3F, फंक्शन, फंक्शनरीज एंड फंड्स। ओके, तो देखिए फंक्शंस का मतलब यहां पे देखते हैं फंक्शंस में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ओके, बस यहां पे बस पॉइंट देख लेते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, इन डिटेल इसकी स्टडी करेंगे। फर्स्ट देखें तो फर्स्ट है लैक ऑफ इफेक्टिव डिवोल्यूशन, फिर आप बात करोगे सब्जेक्ट्स लिस्टेड इन 11th शेड्यूल, उसकी बात करोगे, फंक्शनरीज की बात करो। देखो फंक्शन क्या है, तो यहां पे आप बात करोगे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के जो फंक्शन है वो काफी लिमिटेड है, उनके पास पावर्स ही नहीं है। ओके, ताकि वो कुछ कर सके। फंक्शनरीज का क्या मतलब है, फंक्शनरीज का मतलब है कि उनके पास अगर पावर है भी तो उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है जिससे कि वो अपने जो भी प्लानिंग है उसको एग्जीक्यूट कर सके, उसको क्या बोलते हैं, फंक्शनरीज। उसमें हम लोग कुछ पॉइंट्स यहां पे देखेंगे। थर्ड हम लोग बात करेंगे किसकी, फंड्स की। फंड्स मींस क्या, फंड्स में आप देखोगे कि लोकल गवर्नमेंट लेवल पे उनके पास पर्याप्त मात्रा में फंड नहीं है जिससे कि प्लानिंग क्या हो, एग्जीक्यूट हो सके। तो वो हम लोग क्या करेंगे, थर्ड में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्कस करते चले जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां फंक्शंस को समझ लेते हैं। फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहले आप इसको देख लीजिए फंक्शंस में। ओके, देखिए फंक्शंस में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लैक ऑफ इफेक्टिव डिवोल्यूशन की, यानी जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर हुई है वो इफेक्टिवली नहीं हुई है। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे, इसको हम लोग आर्टिकल 243 के तौर पे हम लोग समझेंगे। आर्टिकल 243 आपको लोकल गवर्नमेंट को कुछ कंपलसरी प्रोविजन देता है और कुछ वॉलंटरी प्रोविजंस देता है, यानी स्टेट गवर्नमेंट को कुछ गाइडलाइन दे रहा है कि आप लोकल गवर्नमेंट को ये सारी चीजें प्रोवाइड कराइए, और समथिंग वॉलंटरी है स्टेट गवर्नमेंट के लिए कि आप प्रोवाइड चाहो तो करवा सकते हो और नहीं चाहो तो नहीं करिए, ऐसा कुछ है। ओके, तो कुछ मतलब अगर कंपलसरी प्रोविजन देखे तो क्या है, वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा, आप ग्राम सभा ऑर्गेनाइज करिए। ओके, क्रिएशन ऑफ 3 टियर पंचायत सिस्टम। ओके, तो उसकी बात हम लोगों ने अभी कर ली थी। ओके, डायरेक्ट इलेक्शन की बात करी हुई है, ठीक है। मिनिमम एज 21 डालने की बात करी गई है कि आप वोटिंग और इलेक्शन में खड़े होने के लिए, मतलब इलेक्शन में खड़े होने के लिए आपके पास एज कितनी होनी चाहिए, 21 होनी चाहिए। ओके, ये देखो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससीज एंड एसटीज के बारे में बात करी गई है। इसके बाद और बात करी गई है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वीमेन भी बात करी गई है। ओके, ये कंपलसरी प्रोविजन है जो कि एक स्टेट को पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, लोकल गवर्नमेंट में देना पड़ेगा। ओके, कुछ वॉलंटरी प्रोविजंस की बात कर लेते हैं। वॉलंटरी प्रोविजन क्या है कि रिजर्वेशन ऑफ ओबीसीज। ओके, चाहे स्टेट तो दे सकती है, नहीं चाहे तो नहीं देगी। ओके, और बात करोगे आप वॉलंटरी की, गिविंग द पीआरआईज फाइनेंशियल पावर। देखो अब यहां पे स्टेट के पास पूरी ऑटोनॉमी है, वो चाहे तो मतलब डिस्क्रिप्शन है कि वो चाहे तो पीआरआईज को फाइनेंशियल पावर दे, चाहे तो ना दे। ओके, तो कुछ स्टेट देगी, कुछ स्टेट नहीं देगी, ज्यादातर नहीं देगी, क्योंकि अपना पावर कौन देना चाहेगा। ओके, इसके बाद आप बात करोगे डिवोल्यूशन ऑफ फंक्शंस अंडर 11th शेड्यूल। ओके, अब देखो ये सबसे बड़ा मैटर है, यानी कुछ मतलब 29 फंक्शंस दिए गए हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कि आपके ये फंक्शंस हैं। ओके, लेकिन उसको देने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया है कि आप जो फंक्शन देना चाहो आप उसको दे सकते हो। ओके, दैट मींस स्टेट के पास पूरा डिस्क्रिप्शन है कि कौन सा फंक्शन वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को देना चाहती है। ओके, तो आप देखिए सब कुछ स्टेट के हाथ में है। तो अब आप देखिए यहां पे आप स्टेटमेंट क्या लिख रहे हो कि लोकल गवर्नमेंट इज अ स्टेट सब्जेक्ट। ओके, समझ गए ना, 3 सब्जेक्ट होते हैं। वन इज, आपने देखा है ना 7th शेड्यूल में तीन लिस्ट आप पढ़ते हो। वन इज सेंट्रल लिस्ट, सेकेंड इज स्टेट लिस्ट एंड थर्ड इज कंकरेंट लिस्ट, आपको पता है। तो लोकल गवर्नमेंट कौन से लिस्ट में आता है, ये स्टेट लिस्ट में आता है, स्टेट सब्जेक्ट है ये। ओके, तो इसकी बात करी गई है इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिक्वेंटली द डेवोल्यूशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी टू पंचायत हैज बीन लेफ्ट टू द डिस्क्रिशन ऑफ स्टेट। मैंने अभी तक जो डिस्कस किया वही सारी चीजें यहां पे लिखी हुई है कि ये सारे जो पावर्स अथॉरिटी जो देना है ना पीआरआईज को, वो सारे अथॉरिटीज के लिए जो डिस्क्रिशन है वो सब कुछ क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। वो चाहे तो दे, ना चाहे तो ना दे। ओके,
चलिए, तो ये क्या है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फंक्शन में। अब स्टेट चाहेगी तो देगी, नहीं चाहेगी तो नहीं देगी। दे दिया तो पावर है, नहीं दिया तो कोई पावर नहीं। ओके, तो इस तरीके से चीजें। इसी को लिंक करते हुए ये सेकेंड पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट क्या बात करता है? सेकेंड पॉइंट बात करता है सब्जेक्ट्स लिस्टेड इन 11th शेड्यूल, दैट मीन्स आर्टिकल 243G। आप ध्यान रखो, ये वाला आर्टिकल आपको पूछा गया था अभी के जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था ना 66 का, उसमें ये पूछा गया था। ओके, चलिए। 11th शेड्यूल कंटेन्स 29 फंक्शनल आइटम्स प्लेस्ड विद इन द परव्यू ऑफ पंचायत। ओके, मैंने बताया था कि 29 आइटम्स प्रोवाइडेड हैं किसको? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। ओके, लेकिन डिस्क्रिशन किसके पास है? स्टेट के पास है। तो आपको लगता है स्टेट देगी, कुछ एक दे देगी, उसके बाद छोड़ देगी। ओके, तो आप देखोगे यहीं पे उसके बारे में बात करेंगे। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लाइक फ्यूल एंड फॉर्डर, ठीक है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, टेक्निकल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन हैव नॉट डिवॉल्व्ड इन सर्टेन स्टेट्स। ओके, तो ये सारी चीजें अगर लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाएं तो आप देखोगे कि गवर्नेंस प्रॉपर हो सकता था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अपने पावर्स शेयर करने को राजी नहीं है लोकल गवर्नमेंट के साथ। तो दैट इज द चैलेंज, दैट इज द प्रॉब्लम। ओके, तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। देखो, अभी तक हम लोग क्या बात कर ली? फंक्शन की बात कर ली। अब फंक्शन के बाद हम लोग क्या बात करेंगे? फंक्शनरीज की बात करेंगे। ओके, ठीक है ना। फंक्शनरीज मैंने आपको समझा दिया था। फंक्शनरीज मींस आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेज ही नहीं है काम करने के लिए। ओके, पहले तो पावर नहीं था, अब क्या है? रिसोर्स भी नहीं है, तो उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, उसमें भी फर्स्ट किसकी बात करेंगे? डोमिनेशन ऑफ पीआरआईज बाय ब्यूरोक्रेसी। ओके, कल को आप ब्यूरोक्रेट बनने वाले हो सकता है आप लोकल गवर्नमेंट के साथ काम करो। ओके, तो उस लेवल पे आप देखोगे कि आप किस तरीके से डिक्टेट करोगे लोकल गवर्नमेंट को, तो उसकी बात करी गई है। और यही रियलिटी है कि लोकल गवर्नमेंट के पास एज सच कोई पावर नहीं होता है। जो भी पावर्स होते हैं जनरली वो किसके पास होते हैं? वो ब्यूरोक्रेट्स के पास पावर रह जाते हैं। ओके, तो उसकी बात करी गई है। देखो क्या लिखा हुआ है, ब्यूरोक्रेसी इज सपोज टू प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट। ये देखो, ब्यूरोक्रेसी को मतलब बताया गया है वो टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करे, बट इट हैज बीन सीन दैट दे हैव कम टू डोमिनेट दिस इंस्टीट्यूशन। दैट इज द रियलिटी। ओके, अब आप बात करोगे इन सम स्टेट्स द ग्राम पंचायत हैव बीन प्लेस्ड इन पोजीशन ऑफ सबऑर्डिनेट। ओके, यानी टॉप लेवल पे आपको दिखेगा ब्यूरोक्रेट दिखेंगे और ग्राम पंचायत क्या दिखेंगे? सबऑर्डिनेट लेवल पे दिखेंगे। ओके, तो आप बोल सकते हो कि इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि मतलब आप लोकल गवर्नमेंट के जो भी लोग होंगे, ओके, वो हर बात पे क्या करेंगे? ब्यूरोक्रेट्स के पास हाथ फैला करके आएंगे और कहेंगे हमें फंड्स दे दीजिए, हमें मतलब पर्टिकुलर चीजों पे साइन कर दीजिए एंड ऑल दैट। मतलब वही दफ्तर के वो चक्कर ही लगाते रह जाएंगे। तो उसी की बात करी हुई है, ठीक है। हेंस ग्राम पंचायत सरपंच हैव टू स्पेंड extraordinary amount of time visiting block offices for funds and technical approval। ओके, देख रहे हो ना। तो ये सारी चीजें क्या है? प्रॉब्लमैटिक हैं। ओके, जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। ओके, तो चलिए इसके बाद सेकेंड हम लोग बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस की, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चैलेंज है। ओके, तो देखिए इसमें क्या बात करी गई है? अ लार्ज नंबर ऑफ ग्राम पंचायत इन द कंट्री डू नॉट हैव इवन फुल टाइम सेक्रेटरी। ओके, ये देखो, मतलब पर्सन नहीं है। ओके, मतलब एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रही है, यानी वहां पे सेक्रेटरी ही नहीं है, यानी जो एग्जीक्यूट करने वाला है पर्सन वही नहीं है। ओके, एंड दैट इज द रियलिटी। इवन बिहार में भी आप ऐसी रियलिटी देखोगे। ओके, चलो अब आप बात करोगे अराउंड 25% ऑफ ग्राम पंचायत डू नॉट हैव बेसिक ऑफिस बिल्डिंग। देखो, अगर आप बेसिक ऑफिस बिल्डिंग मतलब आप अपने एरिया में भी जाकर के देखिए कि मतलब लोकल लेवल का जो बिल्डिंग होता है, ऑफिस बिल्डिंग, वो किस टाइप का होता है। ओके, तो उसको देख करके आपको पता चल जाएगा कि रियलिटी क्या है। ओके, तो ये 25% ग्राम पंचायत में ऐसी प्रॉब्लम है। The database for planning, monitoring, etc. are lacking in most of the cases. ओके, देखो मतलब कहां से मतलब
डाटाबेस रखोगे? जब मतलब आपके पास प्रॉपर ऑफिस ही नहीं है तो फिर डाटाबेस कहां से मतलब रखोगे और उसको मेंटेन रखोगे? ओके, इसके बाद और एक चीज है, ऑल्दो ऑल द डिस्ट्रिक्ट एंड इंटरमीडिएट पंचायत आर कनेक्टेड विद कंप्यूटर। ये देखो, अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं ना। तो मतलब वैसे तो बात करी गई है कि मतलब सारे डिस्ट्रिक्ट इंटरमीडिएट पंचायत क्या होंगे, ये कंप्यूटर से कनेक्टेड होंगे, बट ओनली अराउंड 20% ग्राम पंचायत रिपोर्टेड टू बी हैविंग कंप्यूटिंग फैसिलिटी। देखो, दैट इज द रियलिटी। रियलिटी क्या है इसकी बात करो। इन सम स्टेट्स विलेज पंचायत डू नॉट हैव एनी कंप्यूटिंग फैसिलिटी। देखो, बिल्कुल कोई फैसिलिटी नहीं है, इवन कंप्यूटर तक नहीं है। आप कंप्यूटिंग फैसिलिटी की क्या बात कर रहे हो? ओके, वाईफाई की क्या बात कर रहे हो आप? ठीक है, बिजली नहीं है, ठीक है, तो दैट इज द प्रॉब्लम। जब ये सारी चीजें नहीं है तो फिर आप मान लीजिए कंप्यूटर है भी तो क्या कर लेगा? वाईफाई नहीं है, बिजली नहीं है, तो कैसे? कंप्यूटर का रहने का भी क्या मतलब है? और बात यह भी है कि कंप्यूटर भी नहीं है बहुत जगहों पे। ओके, तो इसकी बात हम लोग कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंज की। ओके, इसके बाद हम लोग थर्ड बात करेंगे, फंक्शनलिटीज में बात कर लेते हैं, लैक ऑफ सपोर्ट स्टाफ। ओके, सपोर्ट स्टाफ में को हम लोग दो पार्ट में देख लेते हैं, एक तो लैक ऑफ पार्टिसिपेशन और लैक ऑफ ट्रेनिंग। ओके, पार्टिसिपेशन की बात करें तो मैन पावर आप एक तरह से लगा लो कि हमारे पास लोकल गवर्नमेंट पे पार्टिसिपेशन करने के लिए लोग नहीं है, यानी उनके पास प्रॉपर स्टाफ नहीं है। ओके, और अगर स्टाफ हैं भी, सपोज कोई विलिंग है भी कि लोकल गवर्नमेंट के साथ वर्क करे, तो वो स्किल्ड नहीं है, यानी उसको जो स्किल होनी चाहिए, यानी कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए और फ्लुएंट होना चाहिए बोलने में एंड ऑल दैट, मतलब जो भी चीजें उसके लिए जरूरी हैं, ओके, वो कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, वो सारी चीजें नहीं है। ओके, और प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं कराई जाती कि प्रॉपर ट्रेनिंग अगर करे तो एक पर्सन ये भी हो सकता है कि अगर उसको नहीं आता है तो वो सीख जाएगा बाय टाइम। ओके, तो ये प्रॉब्लम है, तो यही यहां पे बात करी गई है। तो मतलब लैक ऑफ, देखो मतलब सेक्रेटरी, जूनियर इंजीनियर, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, इन सब की क्या है, कमी है, और पीपल है यहां पे। ओके, तो वो कैसे मतलब अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाएंगे, तो इन्हीं सब चीजों की यहां पे बात करी गई है। मतलब लैक ऑफ ट्रेनिंग है, ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको डिस्कस करके बताया। ओके, उसी को यहां पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट अगर बात करें तो वो है लैक ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ वेरियस गवर्नमेंट प्रोग्राम्स की। ओके, तो देखो कि एक तो देखो, अब बात समझो कि एक है सेंटर का प्रोग्राम, एक है स्टेट का प्रोग्राम। ओके, और उन दोनों को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किस पे? वो आ जाती है कि अगर रूरल एरिया की बात करो तो बोल दिया जाता है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्या करे, उसको इंप्लीमेंट करे। ओके, कभी कभार तो ये होता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन मतलब परेशान हो जाती है, सोचती है कि क्या करें। ओके, दोनों तरफ से मतलब एडवर्सियल ऑर्डर्स आने लग जाते हैं। ओके, कि दोनों में से कौन सा काम करें, ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है पंचायती राज मतलब इंस्टीट्यूशन के पास, और ऊपर से उनके पास पावर्स नहीं है, मतलब फंक्शनरीज नहीं है, ओके, फंड्स नहीं है, तो कैसे उस चीज को एग्जीक्यूट करें। ओके, तो अब यहां पे देखिए क्या बात करिए, देयर इज अ क्लियर लैक ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ वेरियस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑफ द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। ओके, तो उसकी बात करी गई है। डिफरेंट गाइडलाइंस बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, इवन देखो, इवन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की भी बात करो ना, तो वो भी क्या है कि अलग अलग चीजों की बात करते रहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ओके, आप एक तरफ ले लो पावर सेक्टर, ओके, एक बार आप ले लो मतलब ये रिन्यूएबल सेक्टर। ओके, समझ गए ना? पावर सेक्टर क्या कहेगी? पावर सेक्टर कहेगी, या पावर सेक्टर ले लो या फिर आप ले लो इंडस्ट्रियल सेक्टर। ओके, पावर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या कहेगी? ये कहेगी कि किसी भी तरीके से इंडस्ट्री लगाया जाए। ओके, और रिन्यूएबल सेक्टर में क्या बात चल रही होगी कि जी नहीं, यहां पे क्या है कि यहां पे पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। अब देखो कि दोनों में कॉन्फ्लिक्ट कितना ज्यादा है, और इसके लिए सबसे लोअर लेवल पे दोनों ने क्या किया, अपना ऑर्डर पास करके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को दे दिया। अब सोचो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन किसकी बात मानेगी? वो मतलब इंडस्ट्रीज की बात मानेगी या फिर मतलब रिन्यूएबल, मतलब समझ रहे हो ना, उससे रिलेटेड कोई ऑर्डर्स आए हैं उसकी बात मानेगी। तो ये सारी चीजें मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स भी आपको देखा जाता है यहां पे, तो उसकी बात यहां पे करी गई है। ओके, चलिए अब बात करेंगे क्या, क्रिएशन ऑफ पैरेलल बॉडीज। अब देखोगे कि सेम काम के लिए अलग अलग बॉडीज आपको मिलेंगी।
ओके, और स्पीडी मतलब चीजों को करवाने के लिए कुछ बॉडीज मिलेंगी, ठीक है। तो देखो अब उससे होगा क्या, मतलब यहां पे देखो उन्हीं सब चीजों को मेंशन किया हुआ है। देखो, ऑफन पैरेलल बॉडीज आर क्रिएटेड फॉर स्पीडी इंप्लीमेंटेशन एंड ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। यानी स्पीडी इंप्लीमेंटेशन के लिए पैरेलल बॉडीज, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के पैरेलल एक बॉडी बना दी गई क्योंकि जल्दी जल्दी काम हो सके। अब इससे क्या होगा, देखो पैरेलल जो बॉडी बनाई गई है ना, उसके पास ज्यादा पावर है, ज्यादा ऑटोनॉमी है, प्लस में उसके पास क्या है कि एक पर्टिकुलर वर्क है, उसके पास ज्यादा वर्क नहीं है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के पास क्या है, वर्क ज्यादा है, ओके, पावर कम है, ओके। तो अब देखो कि क्या होगा। हाउएवर देयर इज लिटिल एविडेंस टू शो दैट सच पीवीज हैव अवॉइडेड द एविल्स इंक्लूडिंग द पार्टीशन, पॉलिटिक्स, शेयरिंग ऑफ स्पॉइल्स, करप्शन एंड एलीट, ठीक है ना, कैप्चर्स। देखो मतलब ये भी किसको प्रमोट करती है, ये एलीट क्लास को प्रमोट करेंगे और इसमें भी आपको करप्शन नजर आएगा, ओके। तो मतलब एज सच किया तो जाता है मतलब बेनिफिट के लिए, लेकिन एज सच बेनिफिट नहीं होता। और उस केस में होता क्या है कि उस केस में जो भी थोड़ी बहुत पावर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के पास होती हैं, ठीक है, वो भी उनसे छीन जाती हैं। किसके कारण, पैरेलल बॉडीज के कारण। तो यहीं पे लिखा हुआ है कि पीवीज, ठीक है, असरप द लेजिटमेट स्पेस ऑफ पीआरआईज एंड डेमोरलाइज द पीआरआईज बाय वर्च्यू ऑफ देयर सुपीरियर रिसोर्सेज, ठीक है, एंडोमेंट्स, ओके। यानी जो भी उसके पास पावर है वो भी उसके पास छीन गई और पीआरआईज को क्या किया जा रहा है, यहां पे डेमोरलाइज किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये बात यहां पे कर ली गई। देखो अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे, फंक्शनरीज की बात कर रहे थे, एंड थर्ड किसकी हम बात करेंगे अब हम लोग कर लेते हैं फंड्स की बात कर लेते हैं, ओके। तो चलिए हम लोग अब फंड्स को देख लेते हैं कि फंड्स में क्या बात करी हुई है। आपको फिर से ध्यान दिला दूं, 3F का मतलब है फंक्शन, फंक्शनरीज एंड देन फंड्स, ओके। ये देखो 3, ऑलराइट, ठीक है ना, 3 डायमेंशन की आप बात कर सकते हो, 3F। चलो अब हम फंड्स में क्या बात करेंगे, फंड्स में आप बात करिए टाइड नेचर ऑफ फंड्स, यानी लैक ऑफ फंड, एक तरह से समझ लो आप, ओके। देखो अब यहां पे क्या है, द एक्टिविटीज स्टेटेड अंडर अ सर्टेन स्कीम आर नॉट ऑलवेज एप्रोप्रिएट एट ऑल पार्ट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। यानी एक स्कीम आप लेकर के आ गए और आपने सोचा कि हर डिस्ट्रिक्ट में वो इंप्लीमेंट हो जाएगा, क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या हर जगह सेम ही पैसे खर्च होंगे। देखो अगर सपोज करो कि एक सड़क ही बनानी है, ओके, आपको लगता है थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट अगर सड़क बनाया जाए, एक डिस्ट्रिक्ट, 2 डिस्ट्रिक्ट, 3 डिस्ट्रिक्ट, अब देखो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट में पहले से सड़क बनी हुई है या फिर उसकी मिट्टी अच्छी है, वहां पे फैसिलिटी ज्यादा अच्छी है, वहां पे हो सकता है कि कम खर्च आए, लेकिन सेकेंड स्टेट में आप देखोगे कि वहां पे ज्यादा काम करना पड़े, यहां पे खर्च ज्यादा आएगा, ओके। तो इस तरीके से तो सोचा नहीं जाता, सबके लिए क्या है, एक प्रॉपर फंडिंग कर दी जाती है और एक प्रॉपर मतलब समझ रहे हो ना कि सब चीज के लिए एक ही दवा, समझ रहे हो ना, प्रॉब्लम चाहे कुछ भी हो एक ही दवा, उस तरीके से चीज कर दी जाती है। तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ओके। अब वही चीज अगर ग्राउंड लेवल पे अगर उसको देख करके फिर इंप्लीमेंटेशन करी जाए तो इस डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग प्लान होगा, इस डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग प्लान होगा, समझ रहे हो ना, ये चीज हो सकती है। अब दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि जो पैसे दिए भी जाते हैं ना वो थोड़े कम दिए जाते हैं, ओके। दिस रिजल्ट इन, ठीक है, अनसुटेबल एक्टिविटीज बीइंग प्रमोटेड और एन अंडर स्पेंड ऑफ द फंड्स। अब देखो अगर आप कहोगे कि कम पैसे में कोई भी सड़क बना करके दे दो और ठेकेदार को आपने दे दिया, ठेकेदार को मुनाफा भी कमाना है, तो बेचारा अब करेगा कैसे। एक तो ये है कि ठेकेदार सपोज करो कि वो है ही मतलब कि अच्छा काम करने वाला नहीं है, लेकिन सपोज करो वो ऑनेस्ट है और अच्छा काम करना भी चाह रहा है, लेकिन आपने उसको फंड प्रॉपर नहीं दिए, तो मतलब लास्ट में करेगा क्या, वो वही करेगा कि सस्ता सामान ला करके यहां पे लगा देगा और 1-2 साल में ये सड़क क्या हो जाएगी, फिर से खराब हो जाएगी, ओके। दैट इज द रियलिटी। अगर आप प्रॉपर फंडिंग कर दो एक बार तो बार बार के खर्चों से इसमें बचा जा सकता है, ओके। तो यहां पे पीआरआईज का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्लानिंग में पीआरआईज का ज्यादा बड़ा रोल होना चाहिए, ओके। समझ में आ गई ना बात। अब बात करते हैं नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट है यहां पे, देखो यहां पे, चलो यहां पे ले आता हूं, चलो अब दिख रहा है ना, हाँ। नेक्स्ट है ओवरवेलमिंग डिपेंडेंसी ऑन गवर्नमेंट फंडिंग, ओके। अब देखो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन किस पे निर्भर है,
वो फंडिंग के लिए गवर्नमेंट पे निर्भर है, दोनों गवर्नमेंट पे, सेंटर पे भी और स्टेट पे भी। यानी उसके पास खुद की मतलब कोई भी ऑटोनॉमी नहीं है, पावर नहीं है कि वो फंड क्या है जनरेट कर सके। ओके, तो इस केस में क्या होगा, जब उसके पास खुद ही फंड नहीं है तो जवाबदेही भी बिल्कुल नहीं होगी। ओके, अगर सपोज करो कि वो किसी मतलब लोकल लेवल पे जाए और फंड कहीं ना कहीं से तैयार करे, ओके, तो फिर लोकल भी मतलब सपोज करो कि आपको किसी पर्टिकुलर चीज पे टैक्स देना पड़े, आप गांव में हो और आपको पर्टिकुलर आप पानी जो यूज कर रहे हो उसके लिए आपको टैक्स देना पड़े। आप किसको टैक्स दे रहे हो, आप दे रहे हो सपोज करो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, यानी आपके जो मुखिया जी हैं वो टैक्स वहां से आपका वसूल करें सपोज, ठीक है। तो अब आप देखो कि कभी पानी नहीं आया सपोज, तो आप किसकी गिरबान पकड़ोगे, आप जाओगे मुखिया जी के पास, कहोगे कि मुखिया जी देखिए पानी नहीं आ रहा है, आप तो पैसे लेते हो। ओके, तो इस तरीके की चीज, ये मैंने एक एग्जांपल दे दिया है। तो ये जो है ना कि पूरी तरह से जो फंड का जो सिस्टम है ना, पूरा पावर जो है ना वो सेंटर के पास है, स्टेट के पास है, मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के पास ऐसा पावर नहीं है। तो इसीलिए मतलब वहां के लोग भी मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के जो मुखिया होते हैं उसको नहीं पकड़ते, क्योंकि उनको पता है उनके पास खुद ही नहीं है। ओके, तो ये प्रॉब्लम है। तो देखो यही है, अ रिव्यू ऑफ मनी रिसीव्ड एंड ओन सोर्स ऑफ फंड, ठीक है, शोज द ओवरवेलमिंग डिपेंडेंस ऑन पंचायत ऑन गवर्नमेंट फंडिंग। ओके, जो बात मैंने कर ली वही है, व्हेन पंचायत डू नॉट रेज रिसोर्सेज एंड इंस्टेड रिसीव फंड्स फ्रॉम आउटसाइड, पीपल आर लेस लाइकली टू रिक्वेस्ट अ सोशल ऑडिट। मैंने बता दिया ना, पीपल भी उनसे ऑडिट नहीं मांगेंगे कि आपने कहां पे खर्च करे, क्या करे क्या नहीं करे, उनको पता ही नहीं है कितने पैसे आए, कहां से आए, क्या आए। ओके, तो ये वाली चीज है। यानी मतलब लोग जो होंगे ना वो अवेयर ही नहीं हो पाएंगे। लोग अवेयर कब होंगे, जब उनके खुद के पैसे लग रहे होंगे ना, तब आप देखोगे कि वो अवेयर होते हुए दिखेंगे। ओके, तो चलिए अब यहां पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं, रिलक्टेंस टू यूज फिस्कल पावर। ओके, अब देखो कि मतलब फिस्कल जो पावर है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के पास है ही नहीं, ठीक है। तो ये देखो, एन इंपॉर्टेंट पावर डिवॉल्व टू ग्राम पंचायत इज द राइट टू लिवाई टैक्स ऑन प्रॉपर्टी। देखो, टैक्स ऑन प्रॉपर्टी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन लिवाई कर सकती है, बिजनेस टैक्स लिवाई कर सकती है, मार्केट टैक्स लिवाई कर सकती है, फेयर्स जो है उसके लिए मतलब टैक्स कर सकती है। ऑल्सो फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड लाइक स्ट्रीट लाइटिंग और पब्लिक टॉयलेट्स, इन सब के लिए मतलब इनके पास पावर है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के पावर है, और कुछ स्टेट्स ने दिए भी हैं। ऐसा नहीं है कि सारे स्टेट एक जैसे ही हैं और उनको पावर नहीं दिया गया है, कुछ स्टेट्स ने इवन दिए भी हैं। लेकिन क्या हो रहा है आप देखो, वेरी फ्यू पंचायत यूज देयर फिस्कल पावर टू लिवाई एंड कलेक्ट टैक्सेस। अब सोचोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप ध्यान रखना कि ये जो मुखिया जी जो चुने गए हैं वो किसके मतलब द्वारा चुने गए हैं, ओके, और किसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो वहीं के पर्टिकुलर आम आदमी के ही रिप्रेजेंटेटिव हैं। और अगर वो ये सारे टैक्स लिवाई करने लग जाएंगे तो आम आदमी क्या होगा, उनके विरुद्ध हो जाएगा और उनको अगली बार चुनेगा नहीं। ओके, तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो ये जो उनके पास थोड़ी बहुत पावर है भी तो वो उसको क्या करते हैं, लिवाई नहीं करते, वो उसको लगाते ही नहीं। ओके, तो दैट इज द प्रॉब्लम। देखो, द आर्गुमेंट पुश्ड बाय पंचायत हेड्स इज दैट इट इज डिफिकल्ट टू लिवाई टैक्स ऑन योर ओन कंस्टिट्यूएंसी। देखो कैसी बात हो रही है, स्पेशली व्हेन यू लिव इन द कम्युनिटी। अब देखो, उसी कम्युनिटी में रह करके आप मतलब मुखिया जी कह रहे हैं कि उसी कम्युनिटी में रह करके हम कैसे मतलब उनसे टैक्स ले लें। ओके, कल को हमें वोट देगा कोई, ऐसी बात करते हैं। तो दैट इज द रियलिटी, आपको बिल्कुल रियलिटी को बिल्कुल टच करना है। ओके, चलिए अब ये तो फंड के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, एक और चीज देख लेते हैं कि इशूज बीज एसएफसीज। एसएफसीज क्या होता है, वो होता है आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन। ये देखो यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, स्टेट फाइनेंस कमीशन। और स्टेट फाइनेंस कमीशन का क्या काम होता है, जैसे कि फाइनेंस कमीशन का काम होता है कि जो टैक्स है ना, जो पैसे हैं, ओके, जो रेवेन्यू है उसको स्टेट में डिवाइड करके देना। उसी तरीके से स्टेट फाइनेंस कमीशन का काम यह होता है कि स्टेट में जो भी पैसे आए हैं उसको पंचायती राज लेवल पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाना। समझ में आ गई बात। लेकिन देखो रियलिटी क्या है कि ओनली 18 स्टेट्स हैव कॉन्स्टिट्यूटेड देयर स्टेट फाइनेंस कमीशन।
बाकी स्टेट क्या करेंगे? बाकी स्टेट अभी क्या है कि वो लोग समझ रहे हो ना कि अभी स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि कैसे फाइनेंस कमीशन को, स्टेट फाइनेंस कमीशन को मतलब कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। और अगर हम बात कर ले, बिहार में खैर मतलब स्टेट फाइनेंस कमीशन है, लेकिन बिहार की भी बात कर लें अगर, और डिफरेंट स्टेट्स की बात कर लें, तो जैसे आप फाइनेंस कमीशन को देखोगे ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और उसको देखोगे कि टाइम टू टाइम जब भी जरूरत पड़ती है ना, ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है, आफ्टर 5 ईयर कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, ठीक है, उसमें लेट नहीं होता जनरली। लेकिन स्टेट में क्या होता है, स्टेट में पेपर वर्क बता करके कि अभी ये पेपर वर्क रह गया, ये डेटा शेयरिंग करनी है एंड ऑल दैट, ठीक है ना, इसके कारण डिले हो गया। तो होता ये है कि वो जो 5 साल का पीरियड बताया जाता है ना, तो उसके लिए 1-2 साल क्या हो जाता है, लेट हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आप बिहार को थोड़ा बहुत यहां पे कोट कर सकते हो कि 1-2 साल क्या होता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन को एग्जीक्यूट करने में लेट हो जाता है। जैसे आपको मैं बता दूं कि अभी का जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है ना, वो 2020 के बाद क्या है, एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, यानी 2021 के लिए आ जाना चाहिए था। ओके, अभी बता देना चाहिए था, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, अभी पेपर वर्क चल रहा है। तो देखो, आई होप कि 2021 में अगर एग्जीक्यूट होना है तो हो जाता है, लेकिन 2022 में हो जाएगा, हो सके 2023 में हो जाएगा। तो लेट्स होप कि जल्दी हो जाए। ओके, तो ये डिले आपको बिहार में नहीं और डिफरेंट स्टेट्स में आपको दिखेंगे। तो चलो, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट देखते हैं पीआरआईज स्टेप्स टू बी टेकन, यानी कौन कौन से स्टेप्स लिए जा सकते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इंप्रूव करने के लिए, उनके मतलब ऑटोनॉमी को बढ़ाने के लिए, ओके, उनके फंड्स लेवल को मतलब ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए, फंक्शंस इंक्रीज करने के लिए, फंक्शनरीज इंक्रीज करने के लिए। ओके, तो उसके लिए क्या है, आप ये सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन को आप पढ़ सकते हो, ARCs बोलते हैं उसको, ठीक है। तो आप अगर उस डॉक्यूमेंट को देखिए, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, तो उसमें बात करी गई है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इंप्रूव करने की। ओके, तो उसमें क्या क्या कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, वैसे बहुत ढेर सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। ओके, तो उनमें से 5-6 पॉइंट जो भी मतलब मुझे रिलेवेंट लगे वो मैंने यहाँ पे पुटअप कर दिए। वैसे आप जितना चाहो आप एक बार डॉक्यूमेंट भी देख सकते हो। ओके, वेल इतना इनफ होगा। देखिए, आप बात कर सकते हो कि जेन्युइन फिस्कल फेडरलिज्म की बात आप करिए। देखो, मतलब फेडरलिज्म नाम का है, आप बोलोगे ना कि फेडरलिज्म सेंटर एंड स्टेट, वो तो चलो थोड़ा बहुत दिखता भी है कि सेंटर और स्टेट में फेडरलिज्म थोड़ा दिखता भी है, लेकिन आप लोकल लेवल पे बोलो ना फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म काहे का जब कोई पावर ही नहीं है। ओके, मतलब आप बोलते हो ना कि मतलब ग्रास विदाउट रूट्स, ठीक है। मतलब देखो, बात ये हुई थी, ये बोला ये गया था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में, ये जो है ना ग्रास रूट लेवल पे काम होना चाहिए। तो किसी ने ये भी बोला था मतलब इस पे कि ये जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है ना, वो ग्रास विदाउट रूट है। ओके, तो मतलब ऐसी चीजें भी चलती रहती हैं, अखबार पढ़ोगे ना तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। खैर, ये सारी चीजें आपको मतलब लिखना नहीं होता इस तरीके से, ठीक है, आप पॉजिटिव में थोड़ा सा घुमा फिरा के लिख सकते हो। एनीवेज, चलिए, देयर शुड बी क्लियर कट डिमार्केशन ऑफ फंक्शन, यानी अभी जो फंक्शन की हम लोग बात कर रहे थे ना कि मतलब सारा कुछ स्टेट के हाथ में ही दे रखा है कि जो फंक्शन देना है दो, नहीं देना है मत दो, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर कट क्या है, डिमार्केशन हो जाना चाहिए। ओके, अब आप क्या बात कर सकते हो, एनकरेज लोकल बॉडी, लोकल बॉडीज को थोड़ा बहुत भाई एनकरेज करो, उनको ट्रेनिंग वेनिंग करवाओ, ठीक है, ताकि वो मतलब सीख सकें कि कैसे मतलब समझ रहे हो ना कि पॉलिटिकल सिस्टम में अपने आप को रिप्रेजेंट करना होता है। ओके, तो एनकरेज लोकल बॉडीज को आप एनकरेज करिए, ठीक है। अब इसके बाद आप बात कर सकते हो कॉम्प्रिहेंसिव एंड होलिस्टिक ट्रेनिंग, वही होलिस्टिक ट्रेनिंग की मैंने अभी बात कर ली थी, वही सेम चीजें, देखो वही सेम चीजें हैं, बस उसको वर्ड्स प्रॉपर दे करके इसको बताया गया है। इसके बाद आप बात कर सकते हो नेटवर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी कोई भी इंस्टीट्यूशन है ना उसका नेटवर्किंग करो, उसको प्रॉपर समझ रहे हो ना कि एक सिस्टमेटिक तरीके से उसको मतलब लेकर के आइए, ताकि पता तो चले कि क्या हो रहा है एज सच। ओके, मतलब आर्बिट्री कुछ भी ना हो, क्या हो मतलब नेटवर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन हो, सारे एक दूसरे से जुड़े हों। ओके, तो वो चीज होनी चाहिए, कंटिन्यूटी बनी रहे थोड़ी बहुत। ओके, इसके बाद आप बात कर सकते हो ऑडिट कमेटी की। देखो, ऑडिट होती ही नहीं है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की, क्यों? क्योंकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को का कहना है कि हमारे पास तो कुछ पैसे ही नहीं है, हम तो पैसे कमा ही नहीं पाते, तो आप ऑडिट किस बात का करोगे।
ओके। और प्लस में कुछ पैसे दिए भी जाते हैं, उसकी भी ऑडिट मतलब नहीं हो पाती। जैसे सेंटर ने सपोज करो कि ग्राम पंचायत को वहां पे पैसे पहुंचा दिए, लेकिन उसकी ऑडिट नहीं होती। ऑडिट होनी बहुत जरूरी है, इससे ये पता चलेगा कि कितना काम हो रहा है, कितना काम नहीं हो रहा है। तो ये ऑडिट कमेटी बैठनी चाहिए, मतलब प्रॉपर टाइम टू टाइम, जिससे कि पता चले कि जो चीजें मतलब पैसे दिए जा रहे हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के, क्या उसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो रहा है क्या। ओके, तो ये चीज हम लोग बात कर सकते हैं। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब आ जाते हैं अपने लास्ट कड़ी पे, और वो है आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन में देखिए हम लोग बहुत ही सिंपली बात करेंगे, ज्यादा कुछ इधर उधर नहीं होंगे। अभी तक जो बात किया है उसको सम अप कर देंगे। ओके, अब बात कर सकते हो, द गवर्नमेंट शुड मेक एडिक्वेट एफर्ट्स टू डिवॉल्व फंड्स। ये देखो तीन चीजों की बात करी थी ना, फंड्स, functions and functionaries to panchayats so that they can effectively plan economic development and social justice schemes. ओके, आपने सिंपली क्या किया कि वही 3F जो प्रॉब्लम थी उसको एड्रेस करने की बात करी। ओके, चलो इसके बाद आप क्या है, एक मोटिवेशनल कुछ भी समथिंग आपको बोल देना चाहिए। मोटिवेशनल आप क्या बोल सकते हो, एन एम्पावर्ड PRI is the foundation to an ideal Gram Swaraj as advocated by महात्मा गांधी। ओके, महात्मा गांधी जी की अगर मैं बात करूं तो महात्मा गांधी जी का यह मानना था कि डेवलपमेंट जो होनी चाहिए वो रूट लेवल से होनी चाहिए, ग्रास रूट लेवल से होनी चाहिए, यानी नीचे से ऊपर हमें जाना चाहिए। यानी सबसे पहले पंचायती राज पे डेवलपमेंट होनी चाहिए। वही डेवलपमेंट क्या होगा, स्टेट को विकसित कराएगा, और वही जब स्टेट विकसित हो जाएगा तो फिर वो हमारे राष्ट्र को विकसित करवाएगा। तो ये सोच थी महात्मा गांधी जी के, तो उनको आप जरूर कोट करिए अपने कंक्लूजन में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।